हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम हमारे है दहेज प्रथा, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डाउरी सिस्टम। बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। दहेज प्रथा क्या है? भारतीय समाज में एक गहरी जड़ें जमाई हुई सामाजिक बुराई है। बात करी इसके कारण क्या है? महिलाओं के प्रति यातनाएं और अपराध उत्पन्न होते हैं। साथ ही देखें तो हमारे भारतीय जो वैवाहिक पद्धति है ये भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हुई है, मतलब खराब होती जा रही है। शादियों का मतलब केवल दहेज लेना और देने तक सीमित रह गया है। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि अक्सर इसे एक अनिवार्य अपेक्षा बन गई है, जो कई सामाजिक समस्याओं को जन्म देती है, दहेज प्रथा। अब हम देखेंगे प्रॉपर दहेज प्रथा के बारे में। मतलब सबसे पहले दहेज का अर्थ, दहेज की परिभाषा देखें। सामान्य अर्थों में देखें तो दहेज शादी के समय दूल्हे के परिवार वालों को दुल्हन के परिवार वालों के द्वारा नकदी में या फिर किसी वस्तु के रूप में दिया जाने वाला जो भुगतान होता है वही दहेज कहलाता है। अर्थात जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है वही हमारे क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। और यदि हम कानून के अनुसार देखें, कानून है हमारा दहेज निषेध अधिनियम 1961, उसके अनुसार देखिए दहेज की परिभाषा। तो दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेरित है, मतलब कोई मूल्यवान प्रतिभूति या फिर कोई संपत्ति इससे संबंधित है जो विवाह के समय या उससे पहले या उसके बाद में, किसी भी समय हो सकती है, या तो शादी के समय या शादी से पहले या शादी के बाद, विवाह के एक पक्षकार के द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को दे हो, या फिर हमारे विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को या तो परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप से दी जाती हो या फिर दी जाने का करार किया गया हो, मतलब वादा किया गया हो, वह हमारी क्या कहलाता है? दहेज। अपवाद के रूप में देखें तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार मेहर जो हमारे शरीयत के अंदर है, मतलब जो हमारा मुस्लिम संप्रदाय है उसके अंदर जो मेहर आता है और जो भेंट आती है शादी के समय दी जाती है, जो स्वेच्छा से दी जाती है, जिनकी एक सूची बनाई जाती है, तो वो हमारी क्या है? दहेज के रूप में गिनी नहीं जाती है। तो ये आप याद रखना, दहेज के रूप में किन किन को नहीं गिना जाता शादी के समय। तो शादी के समय मेहर, मतलब शरीयत के अनुसार जो मेहर की रकम अदा की जाती है वो, साथ ही साथ जो भेंट होती है वह दहेज के अंदर गिनी नहीं जाती है। बात करें दहेज के दूसरे नाम, तो दहेज को उर्दू में जहेज कहा जाता है, ये याद रखना। दहेज को क्या कहा जाता है उर्दू में? जहेज। भारत में इसे दहेज, हुंडा, वरदक्षिणा इन नामों से भी जाना जाता है। बात करें दहेज की अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या विशेषताएं हैं। उत्तर भारत की बात करें तो दहेज को मुआवजा, उपहार, कन्यादान। कन्यादान मतलब बेटी को विदा करते समय दिया जाने वाला जो सामान होता है वही हमारा कन्यादान कहलाता है। तो उत्तर भारत में इन नामों से जाना जाता है, जैसे मुआवजा, उपहार, कन्यादान। बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में इसे वधु मूल्य या फिर स्त्री धन कहा जाता है, जो लड़की के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। अर्थात यह प्रथा दहेज से भिन्न है, यह वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ देता है। तो एक बात याद रखना, दोनों पक्षों में से कोई भी किसी को दे सकता है। अब हम बात करेंगे दहेज प्रथा की। तो दहेज प्रथा का इतिहास क्या कहता है दहेज प्रथा के बारे में? तो दहेज प्रथा का इतिहास बहुत ज़्यादा प्राचीन है, मतलब काफ़ी लंबे समय से दहेज प्रथा चली आ रही है। इसका उल्लेख हमारे मनुस्मृति, रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है। बात करें समय के साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया, देखते हैं। पहली बात देखें तो ऋग्वेदिक काल की, तो ऋग्वेदिक काल में दहेज प्रथा की कोई मान्यता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इस काल में दहेज प्रथा की शुरुआत हो गई थी, किंतु आधुनिक दहेज प्रथा से ये बिल्कुल अलग था। मतलब जो प्रथा आज चलती है उस प्रथा से बिल्कुल अलग थी। लड़की का पिता लड़की को विदा करते समय कुछ तोहफे दिया करता था, जो मात्र उपहार होते थे, और वो भी कैसे होते थे? स्वेच्छा पर आधारित होते थे। यही हमारे दहेज होता है। मध्यकाल तक आते आते देखें तो इसे स्त्री धन के रूप में मान्यता मिल गई। बात करें, पिता अपनी इच्छा अनुसार धन देकर बेटी को विदा करता था ताकि वह धन उसके बुरे समय में काम आए। लेकिन इस काल तक आते आते धीरे धीरे धन को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। राजपूतों की बात करें तो राजपूतों में ये प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई। आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में यह व्यवस्था और भी ज़्यादा घातक हो जाती है, और प्राचीन परंपराओं के नाम पे लड़की और उसके परिवार वालों पर दबाव डालकर उन्हें प्रताड़ित किया जाने शुरू किया जाता है। परिवर्तन की बात करें, वर्तमान समय में क्या परिवर्तन आए हैं, तो प्राचीन काल में इस प्रथा को स्वेच्छा और बिना किसी लालच के किया जाता था। क्यों? क्योंकि बेटियों को पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था।
अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति पर अधिकार मिलने लग गया, तो ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए दबाव डाला जाता है। तो पहले में और अब में यही अंतर आया है। अब हम बात करेंगे दहेज प्रथा के कारण, मतलब दहेज प्रथा क्यों चल रही है। बात करें दहेज प्रथा के प्रचलन के क्या कारण। पहला, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह की बात करें तो उच्च कुल के लड़कों की मांग बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल यहाँ काम आता है। समाज में उच्च जाति और उच्च सामाजिक और आर्थिक स्थिति वाले लड़कों की मांग ज़्यादा होने के कारण उनकी कीमत भी बढ़ जाती है, मतलब उनके भाव चढ़े रहते हैं। बात करें भौतिकतावादी जो मानसिकता तथा धन के महत्व में वृद्धि, तो भौतिकतावादी संस्कृति और धन के प्रति बढ़ती लालसा ने दहेज की मांग को बढ़ा दिया है। फिर प्रतिष्ठा का विषय। शादी में सभी ये पूछते हैं शादी होने के बाद दहेज कितना दिया, तो जिसका जितना दहेज उसका उतना ज़्यादा मूल्य, मतलब प्रतिष्ठा का विषय। अधिक दहेज देना और लेना कुछ परिवारों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा का रूप लेता जा रहा है। इसने 1 लाख दिया तो मैं 1.5 लाख दूंगा, उसने 1.5 लाख दिया तो मैं 2 लाख दूंगा। तो यह प्रतिष्ठा का विषय, कौन कितना ज़्यादा दहेज देता है या फिर लेता है। फिर महंगी शिक्षा प्रणाली। शिक्षित और अच्छी नौकरी वाले लड़कों की मांग ज़्यादा होती है और उनकी शिक्षा पर हुए खर्च को दहेज के रूप में वापस लेने की प्रवृत्ति को देखा जाता है कि हमने हमारे लड़के पर इतना पैसा खर्च किया है तो आप ये पैसा हमें दहेज के रूप में दें। फिर धार्मिक आदेश और सामाजिक रीति रिवाज की गलत व्याख्या। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे धार्मिक आदेश और प्राचीन रीति रिवाज का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि मूल रूप से यह एक तरह का उपहार हुआ करता था। बात करें अशिक्षा की, तो अशिक्षित समाजों में रूढ़िवादिता और परंपराओं के नाम पर यह प्रथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं की कमज़ोर सामाजिक स्थिति। तो समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं माना जाता, जिससे क्या है, वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती और उनका मोल भाव करने की शक्ति भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं की क्या है, सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती है। बात करें नौकरी को महत्व देना। सरकारी नौकरी, अच्छी निजी नौकरी करने वाले लड़कों की मांग क्या आसमान छूती रहती है, जिससे दहेज की रेट दर भी बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है। फिर पापपूर्ण दुष्चक्र। दहेज देने वाले को भी दहेज लेते हैं, मतलब यदि हमने हमारी बेटी को दहेज दिया है तो हम भी हमारे बेटे की शादी में दहेज लेंगे। तो एक तरह का पापपूर्ण दुष्चक्र है कि देना और लेना दोनों चलता है। जो परिवार अपनी बेटी की शादी में दहेज देते हैं वे अक्सर अपने बेटे की शादी में दहेज लेते भी हैं, जिससे यह दुष्चक्र बना रहता है। बात करें विवाह की अनिवार्यता, तो भारतीय समाज में विवाह को एक अनिवार्य सामाजिक संस्कार माना जाता है कि ज़्यादा कुछ ना हो तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। लड़की की उम्र जैसे 25 साल से ऊपर जाती है तो लड़की के माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि कुछ भी हो या ना हो, नौकरी लगे ना लगे, अपने पैरों पर खड़ी हो या ना हो, लड़की की शादी करनी जरूरी है। और अविवाहित रहना अस्वीकार्य माना जाता है। जिस भी लड़के या लड़की की शादी नहीं होती है एक समय के बाद तो उसे गलत नज़र से देखा जाता है, जिससे माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज देने को मजबूर हो जाते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पाती उसके लिए ज़्यादा दहेज देने के लिए माँ बाप तैयार हो जाते हैं। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा के प्रभाव, दोष या फिर कमियाँ, कि दहेज प्रथा से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। बात करें तो दहेज प्रथा के समाज पर बहुत सारे विनाशकारी प्रभाव पड़ते हैं, जैसे लैंगिक असमानता में वृद्धि। यह प्रथा क्या करती है, लड़कियों को बोझ मानती है और लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। बात करें कन्या भ्रूण हत्या, तो लड़कियों को जन्म को नापसंद करने का एक प्रमुख कारण यह है कि लड़की बड़ी होगी, उसकी शादी करनी होगी और उसमें बड़ा दहेज देना पड़ेगा। तो यही माता पिता का चिंता का विषय होता है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध बढ़ते हैं। माता पिता पर आर्थिक बोझ, तो बेटी की शादी के लिए दहेज जुटाना माता पिता पर आर्थिक बोझ डालता है, जिससे वे क्या होते हैं, अक्सर कर्ज के बोझ में डूब जाते हैं, तो उन पर कर्ज बढ़ जाता है। फिर ऋणग्रस्तता, गरीबी और तनाव, तो दहेज के कारण क्या होता है, परिवार ऋणग्रस्त हो जाते हैं, गरीबी में धकेल दिए जाते हैं और अत्यधिक मानसिक तनाव का सामना करते हैं। बात करें महिलाओं के खिलाफ हिंसा, तो दहेज के लिए महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जिसमें मारपीट, जलाना, यहाँ तक कि हत्या, दहेज हत्या ये भी हो जाती है यदि दहेज नहीं मिलता है तो। बात करें महिलाओं के द्वारा आत्महत्या, जब बहुत ज़्यादा दहेज उत्पीड़न होता है, मतलब परिवारजनों के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान या फिर शोषण किया जाता है दहेज के नाम पे, तो महिलाएं त्रस्त होकर कई बार आत्महत्या भी कर लेती है। अत्यधिक दहेज प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विवाह करना, मतलब बहुपत्नी विवाह। कुछ मामलों में तो ये देखा जाता है कि अधिक दहेज के लालच में पुरुष क्या करते हैं, एक से ज़्यादा विवाह कर लेते हैं। ये हमारे आदिवासी समाज में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है,
बहुपत्नी विवाह प्रथा। बात करें महिलाओं को वस्तुकरण, तो दहेज क्या करता है, महिलाओं को विवाह में एक बोझ या फिर वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है, जिनके साथ दहेज की राशि जुड़ी होती है कि वधु का मूल्य उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा दहेज होगा। बात करें अपराधों की और उन्मुखता, दहेज जुटाने के लिए व्यक्ति क्या कई बार अपराधों की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। जैसे माता पिता क्या करने लगते हैं, चोरी, भ्रष्टाचार, गबन, ये करने लगते हैं पैसे जुटाने के लिए। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट, दहेज प्रथा क्या करती है, महिलाओं के आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को कम करती है। बात करें अविवाहित महिलाओं की संख्या में वृद्धि, दहेज न देने के कारण क्या होता है, कई लड़कियां अविवाहित मतलब बिना शादी के ही रह जाती है। महिलाओं के कैरियर को प्रभावित करना, कई लड़कियों को उच्च शिक्षा और कैरियर बनाने से रोका जाता है ताकि उनके विवाह के लिए पैसे बचाए जा सके। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं या फिर सीमित कर सकते हैं। तो दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाने चाहिए, जिनमें से एक एक करके हम प्रयासों को देखें। पहला प्रयास आता है हमारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना। अंतर्जातीय विवाह क्या करते हैं, जाति सीमाओं को तोड़ते हैं और दहेज की जो अपेक्षाएं हैं उनको कम कर देते हैं, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज है तो दहेज वाली बात तो कहाँ आई, क्यों, क्योंकि प्रेम विवाह है। बात करें लड़कों और लड़कियों को शिक्षित किया जाए, शिक्षा से न केवल क्या होगा आर्थिक आत्मनिर्भरता आती है, बल्कि समाज में तर्क और समानता का दृष्टिकोण भी बढ़ता है। फिर जागरूकता अभियान, बात करें लोक अदालतों, रेडियो प्रसारणों, टेलीविजन, समाचार पत्रों के माध्यम से क्या है, दहेज विरोधी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लैंगिक समानता के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। ये हमारे SDG मतलब सतत विकास लक्ष्य, इनके अंदर भी शामिल किया गया है लैंगिक समानता। तो लड़कियों को लड़कों के समान अवसर दिए जाने चाहिए, उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, उनकी आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बात करें राजनीतिक प्रयास, मतलब कानून तथा जनता का पूर्ण सहयोग, सख्त कानूनों का निर्माण होना चाहिए और उनकी प्रभावी क्रियान्वयन, साथ साथ जनता का सक्रिय सहयोग भी होना चाहिए। बात करें समाज में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, बचपन से ही क्या है समानता, सम्मान और अनैतिकता के प्रति जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। अब हम देखेंगे कानून, कठोर कानून और दंड व्यवस्था, मतलब दहेज लेने देने और इसमें सहयोग करने वाले जो भी लोग हैं उनको सख्त सजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करना, मतलब कानून को केवल कागज पे ही नहीं बल्कि वास्तव में भी लागू किया जाना चाहिए, तभी ये दहेज प्रथा रुकेगी। जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता, युवाओं को अपनी जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे प्रेम विवाह और बिना दहेज के विवाह को बढ़ावा मिल सके। बात करें जातीय संगठनों के द्वारा भी क्या किया जाना चाहिए, दहेज को प्रतिबंधित करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। विभिन्न जातीय और सामाजिक संगठनों के द्वारा समुदाय में दहेज के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए। अब हम देखेंगे दहेज प्रथा के खिलाफ कौन कौन से कानून बने हुए हैं, मतलब कानूनी प्रावधान क्या क्या है उनके बारे में देखें। तो भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए, जिनमें से एक कानून हमारे दहेज निषेध अधिनियम 1961। बात करें इसके अंतर्गत दहेज को एक संज्ञेय अपराध, मतलब पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, इस प्रकार का संज्ञेय अपराध माना गया दहेज को। अपराध क्या, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल, मतलब समझौता करके खत्म नहीं किया जा सकता, तो इस तरह का अपराध माना गया है, मतलब इस पर जमानत भी नहीं होगी और समझौता करके इसको समाप्त भी नहीं किया जा सकता। जब आरोप लगेगा तो सजा भी मिलेगी। स्वयं को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी अपराधी पर होगी, मतलब जिस पे दहेज का आरोप लगा है वही साबित करेगा कि मैंने दहेज नहीं मांगा है, यानी आरोप लगने पर आरोपी को ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। राज्य सरकार के द्वारा दहेज प्रतिषेधी अधिकारी की नियुक्ति करनी होती है। इस कानून के अंतर्गत क्या है, प्रत्येक जिले के अंदर सरकार के द्वारा दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, वहीं जाके आप शिकायत कर सकते हो। फिर दहेज लेने देने और इसके लेन देन में सहयोग करने पर 6 माह से 5 साल की सजा और 15,000 रुपये तक का जुर्माना, साथ ही साथ दहेज की राशि से जो ज़्यादा हो वह जुर्माना देना होगा, मतलब दहेज की राशि भी देनी वापस होगी, और यदि दहेज नहीं लिया तो आपने क्या है और मांगा है तो आपने 15,000 रुपये का जुर्माना, 6 माह से 5 साल की जेल भी हो सकती है। अब बात करें IPC मतलब भारतीय दंड संहिता 1860, इसके अंतर्गत दहेज प्रथा के क्या क्या दंड हो सकते हैं। धारा 498 एक की बात करें तो पति और इसके रिश्तेदारों के द्वारा संपत्ति और कीमती वस्तुओं के लिए अवैध मांग, जैसे हमारे जिसे दहेज उत्पीड़न कहते हैं, इनके मामलों से संबंधित बात आती है, जिसके अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। तो पति और इसके रिश्तेदारों के द्वारा संपत्ति और जो हमारी कीमती वस्तुएं हैं उनके लिए
अवैध मांग इसके अंदर शामिल होती है 498A। तो धारा 304B की बात करें तो यदि किसी लड़की के विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में यदि लड़की की मौत हो जाती है और ये साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो इस धारा के अंतर्गत लड़की के पिता और रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। और ये बात करें 304B, यह भी दहेज हत्या से संबंधित है। पिता नहीं, पति, लड़की के पति को और लड़की के रिश्तेदार मतलब ससुराल पक्ष को क्या है 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब हम देखेंगे कौन कौन से और प्रावधान है इससे संबंधित। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के मतलब जैसे पति वह कार्यस्थल पर जाके परेशान नहीं कर सकता है, तो निवारण रोकथाम प्रतिषेध प्रतितोष अधिनियम 2013, ये वैसे देखे तो दहेज से सीधे संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी ये महिलाओं को शोषण को रोकने में सहायता करता है। घरेलू हिंसा का, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तो ये अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है जिसमें दहेज से संबंधित उत्पीड़न भी शामिल होते हैं। फिर PCPNDT एक्ट, इसकी बात करें वैसे तो इसके बारे में सभी को पता है, लेकिन कानून के बारे में नहीं पता है। कानून का नाम है प्री कंसेप्शंस एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, मतलब गर्भ में ही लिंग का पता लगा लेना बच्चों के, और यदि लड़की है तो उसकी भ्रूण हत्या करवा देना है। तो वही हमारे इसको रोकने के लिए ये कानून बना है। ये हमारे 1994 में बना था। तो ये किसके विरुद्ध बनाया गया? लिंग चयन के विरुद्ध बनाया गया कानून है। तो ये अधिनियम हमारे लिंग चयन को प्रतिबंधित करता है। क्यों? क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या के कारण कन्या भ्रूण हत्या का एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है? दहेज की चिंता। दहेज की वजह से कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती है। बात करें दहेज प्रथा भारतीय समाज के लिए गंभीर चुनौती बन गई है, और इसे जड़ से खत्म करने के लिए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ साथ बात करें तो समाज की मानसिकता में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि इसको सीमित किया जा सके। तो इस तरह एक लेक्चर के जरिए हमने दहेज प्रथा के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश की, परिभाषा, पहलू, विशेषताएं आदि सब जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।